नमस्कार प्यारे बच्चों। हम दूसरा अध्याय कर रहे थे जिसमें विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि पर है। उसमें अगला टॉपिक है आपका जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत होती है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का मूल आधार इसे क्यों बनाया गया, किस पर आधारित है? ये जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि पर आधारित है। इस सिद्धांत को W.S. थॉमसन, F.W. नोडस्टीन तथा C.P. ब्लेकर ने इस सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुरुआत में इन विद्वानों ने इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। तो जो क्रमिक चरण हैं वो आगे आएंगे, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्रमिक चरणों के अंतर्गत होगी तथा प्रत्येक देश को जनसंख्या के क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जितने भी विश्व के देश हैं उन सभी देशों को इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधताएं तथा आर्थिक विकास की अवस्था, जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधताएं तथा आर्थिक विकास की अवस्था जन्म व मृत्यु दर के प्रतिरूपों को जन्म देते हैं, जिससे जननांगीय संक्रमण के विभिन्न चरण निर्धारित होते हैं। जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं देश प्रदेश के अंदर। सांस्कृतिक गतिविधियों से मतलब है उनका रहन सहन, धर्म, भाषा, लोग, पुरुष, स्त्री, ये सारी उनकी जो कलाएं होती हैं वो सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। मतलब हर एक दूसरे से अलग अलग हैं, चाहे धर्म है, चाहे भाषा है, चाहे उनकी संस्कृति है, चाहे पहनावा है, शिक्षा है, ठीक है, इससे संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं। और आर्थिक विकास की अवस्था कि उस देश की आर्थिक विकास कैसा है, कि वो विकास के अंदर उच्च स्तर के ऊपर है, निम्न स्तर के ऊपर है या मध्य स्तर के ऊपर है। ये सारी अवस्थाएं ही जन्म व मृत्यु दर के प्रतिरूपों को जन्म देते हैं। प्रतिरूपों मतलब वैसी एक संरचना का निर्माण कर देते हैं जिससे जननांगीय संक्रमण के विभिन्न चरण निर्धारित होते हैं। जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं जो है उसमें 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। सबसे पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि यह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें जन्म दर भी अधिक होगा और मृत्यु दर भी अधिक होगी। जनसंख्या का अत्यधिक ह्रास व वृद्धि नहीं होती है। क्यों? मतलब इस किसी देश के अंदर अगर जन्म दर भी अधिक है, अगर किसी देश में मृत्यु दर भी अधिक है, तो उस देश की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी, अत्यधिक वृद्धि नहीं हो, क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतनी मृत्यु भी हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जनसंख्या अत्यधिक इसमें वृद्धि नहीं हो पाती और ना ही अत्यधिक इसमें ह्रास हो पाता है। मतलब समसी जनसंख्या हम इसमें रह जाती है, मान लेते हैं। जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। स्थिर मतलब बढ़ती नहीं है, ना कम रहती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण शिशु मृत्यु दर उच्च होती है। ये ऐसी अवस्था, अत्यधिक मृत्यु हो रही है, इसके पीछे कारण क्या होंगी? हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न कारण की होगी, निम्न स्तर की अपने चिकित्सक सेवाएं यहाँ पर होंगी, तभी तो शिशु मृत्यु दर उच्च हो रहा है। और जीवन प्रत्याशा के लिए बड़े परिवार को पसंद किया जाता है। जीवन प्रत्याशा मतलब जन्म लेने वाले के लिए बड़े परिवार को पसंद किया जाता है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। आज से हम अगर 200 साल पहले की अगर बात करते हैं तो सभी देश आपकी प्रथम अवस्था के अंतर्गत थे। प्रथम अवस्था 200 साल पहले वो अवस्था कौन सी थी? 200 साल पहले जन्म भी अधिक होते थे, मृत्यु भी अधिक होती थी, चिकित्सक सेवाएं उस टाइम नहीं होती थी, जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती थी और परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, संयुक्त परिवार होते थे।
और अधिकतर लोग अशिक्षित ही होते थे। तो ये अवस्था है प्राथमिक अवस्था, आपकी प्रथम अवस्था 200 साल पहले मानव की। दूसरी अवस्था, इसके बाद दूसरी अवस्था, इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च स्तर पर, मतलब जन्म दर, प्रजननशीलता मतलब जन्म दर उच्च स्तर पर और मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में होती है। मतलब 200 साल पहले की हम बात कर रहे थे पहली अवस्था के अंदर, इसमें 200 साल से बाद आज के और 200 साल के बीच की हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब जन्म दर तो बढ़ती गई, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन चिकित्सक सेवाओं में कुछ न कुछ सुधार होता गया और हमने मृत्यु दर को कम कर दिया। अब आप सपोज कीजिए किसी देश में जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर को हमने रोक दिया, मृत्यु और नहीं हो रही, तो उस देश में जनसंख्या की वृद्धि होगी। तो द्वितीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में जिसमें वृद्धि होती है इस अवस्था के अंदर। तीसरी जो अवस्था है आपकी, यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर को भी हमने नियंत्रण कर लिया और मृत्यु दर पर तो हमने दूसरी अवस्था में ही नियंत्रण कर लिया था। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पर कम होते हैं इस अवस्था में। जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है, मतलब लोग गांवों से नगरों में प्रवेश कर जाते हैं। लोग प्रथम अवस्था में अशिक्षित थे, तीसरी अवस्था में पूरे सुशिक्षित हो जाते हैं तथा तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है, प्रयोग की जो होती है उसका ज्ञान उन्हें आ जाता है तीसरी अवस्था के अंदर। और ऐसी जनसंख्या की विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। विचारपूर्वक परिवार के आकार को, मतलब परिवार के आकार को नियंत्रण कर लेती है, बढ़ने नहीं देती। जिस तरह से पहली अवस्था में हमने बात की थी, परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं होता और बड़े परिवारों को लोग पसंद करते थे 200 साल पहले, लेकिन आज की जो अवस्था है इसमें जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है और विचारपूर्वक परिवार के ऊपर नियंत्रण कर लेती है, जनसंख्या को बढ़ने नहीं देती, जन्म दर को नहीं बढ़ने देती तीसरी अवस्था के अंदर। तो वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। आज के टाइम भी कुछ देश ऐसे हैं विश्व भर के अंदर जो प्रथम अवस्था के अंदर हैं, कुछ देश हमारे ऐसे हैं जो द्वितीय अवस्था के अंदर भी है और कुछ देश ऐसे हैं हमारे जो तृतीय अवस्था के अंदर भी है। लगभग प्रथम अवस्था में जो देश हैं वो सारे अविकसित देश आ सकते हैं आपके। अविकसित देश का मतलब जहाँ पर शिक्षा भी नहीं है और जहाँ पर चिकित्सा भी नहीं है, वो सारे अविकसित हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ देश विकासशील देश भी हैं, कुछ देश विकासशील देश हैं जिनमें आज भी जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, मतलब वो देश द्वितीय अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं। और तीसरी अवस्था ऐसी है, कुछ देश ऐसे हैं, जापान जैसे देश हैं कि जिनमें वो तीसरी अवस्था के अंदर हैं, ना तो उनकी जन्म दर अधिक है और ना ही उनकी मृत्यु दर अधिक है। वो विकसित देश के अंतर्गत आते हैं और उनकी जनसंख्या सम बनी हुई है। हमने इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर एक डायग्राम बनाया है, शायद अक्सर छोटे होंगे, आपको दिखाई दे या ना दे। मैं आपको एक इस चैप्टर की PDF भेज दूंगा तो उसमें ये डायग्राम दिया होगा, आप उसको देख लेना। थोड़ा समझाने की इसमें मैं कोशिश कर देता हूँ। इसमें हमने 3 अवस्थाएं दिखाई है आपकी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ये जो पैमाना है वो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर का है। पहली अवस्था के अंदर दोनों ही उच्च हैं, मतलब